हाँ जी। डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लास। आप सभी का स्वागत है बकवास इंग्लिश के फर्स्ट मैराथन क्लास में। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट मैराथन क्लास है और आज जब मैराथन की शुरुआत हो रही है तब तो मैराथन का सीजन ही आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। मतलब जो है आज का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हमारा पहला जो मैराथन है वो है प्रीपोजिशन के टॉप 100 क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबल है, जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रीपोजिशन के 100 क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बकवास इंग्लिश का मोटो है कि इस चैनल पे बकवास की बातें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रीपोजिशन टॉप 100 क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। Most of the developing countries find it difficult to cope up with the problems created by technological progress. Most of the countries find it difficult to cope up with the problems created by technological progress. तो चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कैसे होगा। देखो, दो तीन शब्द है। एक तो वर्ड है जो लिखा हुआ इन्होंने। फर्स्ट वर्ड आपका है कोप अप विथ। एक वर्ड होता है कोप अप और एक वर्ड होता है कोप विथ। ठीक है, तीन है। जनरली ये जो क्वेश्चन देखोगे ये प्रीवियस ईयर में बार बार आते रहते हैं, बहुत ज्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है। सिंपल सा ध्यान रखना, कोप अप विथ कोई शब्द है नहीं, कोप अप भी कोई शब्द नहीं है। वर्ड होता है कोप विथ, जिसका सिनोनिम होता है बियर विथ। कोप विथ, बियर विथ, या फिर एडजस्ट करना, तो एडजस्ट। कोप विथ, बियर विथ या एडजस्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे कोप अप विथ कोई शब्द नहीं है, अप को आपको हटाना होगा। आपका आंसर बी हो गया। तो अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देश है, उन्हें बहुत ही मुश्किल होती है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से जो समस्याएं पैदा होती है उन समस्याओं से को एडजस्ट करने में या उन समस्याओं को डील करने में। तो ध्यान रखना है, वर्ड होता है कोप विथ या फिर बियर विथ या फिर डील विथ या फिर मैनेज या फिर एडजस्ट। ध्यान रखना है, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही गोज टू ऑफिस बाय फुट। ये तो प्रीपोजिशन का एक बेसिक क्वेश्चन है। पैर से चलने के लिए, पैदल चलने के लिए दो ही वर्ड होते हैं। या तो आप लिखो ऑन फुट, और अगर बाई लिखना है बाई वॉकिंग। दो शब्द होते हैं, या तो बाई फुट लिखिए या बाई, सॉरी, बाई बाई वॉकिंग या फिर ऑन फुट। दोनों का अर्थ एक ही होता है, पैदल चलना। ठीक है भाई। तो अब उन्होंने देखो बाई फुट लिख दिया है, बाई फुट तो कोई शब्द ही नहीं बना अभी तक, तो एरर इसी पार्ट में है। बाई फुट नहीं लिख सकते। या तो आप लिख लो ऑन फुट, और अगर बाई लिखने की इच्छा हो रही है फिर बाई वॉकिंग लिख लो, कोई एक लिख लीजिए। मतलब वह ऑफिस पैदल जाता है, इस सेंटेंस का हिंदी है वह ऑफिस पैदल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन नॉट डू दिस वर्क एज इट इज अंडर माई डिग्निटी। देखो, एक फ्रेज होती है, क्वेश्चन में पढ़ाते भी हैं, बिलो someone's dignity, बिलो someone's dignity, जिसका अर्थ होता है किसी के रिस्पेक्ट से नीचे का कोई जो चीज है। क्वेश्चन है वह एक काम नहीं कर सकता क्योंकि वह मेरे इज्जत या प्रतिष्ठा से के लिए ठीक नहीं है, या प्रतिष्ठा को उसमें परेशानी होगी या उसमें दिक्कत आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे अंडर माई डिग्निटी नहीं, बिलो माई डिग्निटी। क्वेश्चन राइज आप कर सकते हो, सर ही लिखा है तो माई क्यों आया? क्यों नहीं हो सकता है भाई? एक मान लो पिता अपने पुत्र से के लिए कह सकता है ना, मान लो एक पिता अपने बेटे के बारे में कह सकता है वह यह काम नहीं करेगा, यह काम मेरे इज्जत के लिए ठीक नहीं है, तो वो बेटे के लिए तो बोल ही सकता है एक बाप। ही मान लो बाप है,
और माई जो है मतलब ही जो बेटा है, माई उसका है, ये हो सकता है। तो बिलो समवन डिग्निटी का अर्थ होता है किसी के सम्मान के अनुरूप नहीं है, किसी के इज्जत से वो चीज लो हो जाती है। नेक्स्ट आइए, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई आर यू सो एंग्री व्हेन माय ऑफिसर हैज नो ऑब्जेक्शन, नो और ऑब्जेक्शन अलग अलग है, ऑन माय कमिंग लेट। एक देखो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कुछ वर्ड याद है कर लो, बार बार आते रहते हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन में आता है बी यूज्ड या फिर गेट यूज्ड या फिर डोन या फिर ओइंग, एडिक्टेड, एडिक्टेड, कमिटेड, चैलेंज, चैलेंज, गिवन, सॉरी, टेकन, with a view, with a view, look forward, objected, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टेड जो भी टेंस में हो, सभी टेंस के लिए सेम है। ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्शन, ऑपोजिशन, जो भी होते हैं और भी है बहुत सारे, इनके साथ ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि इनके साथ हमेशा ही फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ये जितने भी मैंने वर्ड लिखे इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। बी यूज टू, गेट यूज टू का अर्थ होता है आदत, प्रोन टू मतलब संभावित, वनरेबल, गोइंग टू मतलब होता है ड्यू टू चूंकि, एडिक्टेड मतलब लत लग जाना, बुरे चीजों की आदत लग जाना, कमिटेड मतलब होता है समर्पित, चैलेंज मतलब चुनौती, टेकन टू मतलब किसी को पसंद करना, शुरू करना, तो पसंद करना, शुरू करना, विद अ व्यू टू मतलब आपका ओपिनियन, दृष्टिकोण, नजरिया, लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ होता है होप, आशा, उम्मीद, ऑब्जेक्ट विरोध करना, ऑब्जेक्शन विरोध, ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्शन नाउन हो गया, ऑपोजिशन मतलब भी विरोध होता है, नाउन है। इन सबों के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। देखो ऑब्जेक्शन है यहाँ, तो उसके साथ ऑन क्यों लिख रहे हो, टू होना चाहिए, आपका आंसर सी हो गया। ऑब्जेक्शन टू माई कमिंग लेट, ऑब्जेक्शन टू माई कमिंग लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल ये कहता है जनरली, जनरली कॉमा वी डोंट यूज any preposition, generally we don't use any preposition with these verbs। सामान्यतः इन क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखते। उससे पहला ही वर्ड लिख दो, इन्वेस्टिगेटेड, द इन्वेस्टिगेट, रीच, रेसिस्ट, रिजेंबल, रिजेंबल, ऑर्डर, ऑर्डर, टेल, अटैक, ऑर्डर, टेल, ऑर्डर, टेल, प्रेस, emphasize, obey, disobey, visit, violate, एक्सेट्रा। तो सिर्फ इंटर भी हो सकता है, तो बहुत सारे वर्ड हैं। रूल ये कहता है कि जनरली जो ये जो वर्ब्स हमने लिखे हैं इनके साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं।
और वैसे भी एक और तरीका बता देता हूं आपको। अब देखो इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट का अगर मीनिंग देखो, इन्वेस्टिगेट का मतलब ही होता है लुक इनटू, छानबीन करना। या तो आप इन्वेस्टिगेट लिखो या तो लुक इनटू लिखो, दोनों को एक साथ नहीं लिखो। इन्वेस्टिगेट का मतलब है कि उसके अंदर पहले से ही इनटू शब्द लिखा हुआ है, तो आप इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू शब्द को हटा लेते तो ये सेंटेंस सही होता। मतलब आपका ऑप्शन सी है, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। मतलब ये निकला इन्वेस्टिगेट के साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंपल सा बेसिक्स है, ध्यान रखना। सर ये वर्ड का मीनिंग बता दो। इन्वेस्टिगेट छानबीन, रीच पहुंचना, रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना, रिजम्बल में देखने में एक जैसे, ऑर्डर आदेश, किल मतलब कहना, अटैक मतलब हमला। प्रेस और एम्फसाइज का अर्थ एक ही होता है, जोर डालना, दबाव डालना। ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। विजिट मतलब कहीं जाना, वायलेट मतलब नियमों का उल्लंघन करना। तो इनके साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Tu-25 aircraft consumed excessive fuel comparing to modern fuel efficient jets. Compare with, compared to, compared for. और देखो ये प्रीपोजिशन का एक बेसिक कंसेप्ट है कि कंपेयर के साथ हम जनरली दो प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक होता है कंपेयर्ड विथ और एक तो कंपेयर टू। कंपेयर विथ का प्रयोग करते हैं सिमिलर थिंग्स के लिए, सिमिलर थिंग्स मतलब जब एक जैसे चीजों के बीच में तुलना होती है ना, तो कंपेयर के साथ आप विथ का प्रयोग करते हो। और कंपेयर टू का प्रयोग हम करते हैं दिस सिमिलर थिंग्स के लिए। तो अलग अलग विभिन्न चीजों के बीच जब आप तुलना करते हो तो कंपेयर के साथ टू लिखते हो। एक जैसे के बीच में तुलना करनी है कंपेयर विथ, अलग अलग के बीच में तुलना करनी है कंपेयर टू। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं, एग्जाम्पल दो क्वेश्चन आपके लिए। रानी इज, रानी इज कंपेयर्ड डैश मून। और दूसरा सेकेंड क्वेश्चन, राम इज कंपेयर्ड, राम इज कंपेयर्ड डैश रवि, राम इज कंपेयर्ड डैश रवि। पहला क्वेश्चन में है रानी की तुलना चंद्रमा से होती है, तो रानी एक लड़की का नाम है और चंद्रमा तो एक उपग्रह हो गया, दोनों ही चीजें अलग अलग है। जब दो अलग अलग चीजों के बीच में तुलना होती है तो कंपेयर के साथ आप प्रीपोजिशन टू लिखते हो। दूसरा क्वेश्चन, राम इज कंपेयर डैश रवि। राम भी एक लड़का है और रवि भी एक लड़का है, तो दो लड़कों के बीच में तुलना हो रही है, सिमिलर के बीच में तुलना हो गई। जब सिमिलर के बीच में होती है तो कंपेयर के साथ आप प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखो यहाँ एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, जेट मतलब भी हवाई जहाज के जैसा ही होता है। एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, जेट का भी एक आम भाषा में हिंदी हवाई जहाज ही है। तो यहाँ तो एक जैसे चीजों के बीच की बात हो रही है, तो कंपेयर के साथ आपको प्रीपोजिशन विथ लिखना चाहिए था। यहाँ भी हवाई जहाज है जिसका नाम है Tu-24 और एक दूसरा है मॉडर्न फ्यूल इफिशिएंट जेट, तो दोनों हवाई जहाज ही तो हैं। तो जब हवाई जहाज है तो कम सिमिलर हो गया, सिमिलर चीजों के साथ तुलना करने के लिए हम कंपेयर के साथ विथ लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। The cell usually comprises of two distinct forms of two distinct forms of protoplasm. The cell usually comprises of two distinct forms of protoplasm. अब देखते हैं भाई, the cell usually comprises
जस्ट ए सेकेंड, होल्ड ऑन। अब देखो भाई, देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। कंप्राइज की बात समझो। रूल ये कहता है कि वी डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन, we don't use any preposition with comprise in active voice. We don't use any preposition with comprise in active voice. मतलब है कि अगर एक्टिव वॉइस है तो अगर उसमें कंप्राइज शब्द का प्रयोग करोगे तो उसके साथ कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते हैं। तो अब देख लो भाई, यहाँ तक कंप्राइजेस है तो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस में V1 होता है और पैसिव वॉइस में V प्लस V3 होती है। एक्टिव वॉइस में V1 और पैसिव वॉइस में V प्लस V3 होता है। देख लो यहाँ पे कंप्राइजेस के पहले बी की कोई फॉर्म आई है? बिल्कुल नहीं आई है। ये आपका सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ कभी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करे। मतलब है यहाँ पे ऑफ हटना चाहिए था। तो द सेल यूजुअली कंप्राइजेस, ऑफ हटा दीजिए तो यहाँ पे शामिल हो गया कंप्राइज। क्योंकि एक लॉजिक समझो, एक्टिव वॉइस में अगर आप कंप्राइज लिखते हो तो उसका मतलब ही हो जाता है कंसिस्ट ऑफ। कहने का अर्थ है एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ यानी कोई प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अरुण एक्सप्लेन्ड मी हिज प्रॉब्लम्स एंड आस्क्ड मी टू हेल्प हिम। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक शॉर्ट तरीका है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि एक कहानी से आप समझा जाए। मान लो आप अपने दोस्तों से कुछ कहते हो, कहने को इंग्लिश में कहते हैं से। जब दोस्तों से कुछ कहते हो तो वो दोस्त आपको कुछ सलाह देता है, सजेस्ट करता है। क्या सजेस्ट करता है? आज प्रपोज कर डाल। क्योंकि एक नालायक दूसरे नालायक को नालायक वाला ही सलाह देगा। तो जैसे ही प्रपोज करोगे तो उधर से रिप्लाई आएगी और जैसे उधर से रिप्लाई आएगा तुरंत आप अपने इमोशन को एक्सप्लेन कर देना। और जैसे ही अपने इमोशन को एक्सप्लेन करोगे तुरंत आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन लॉन्च हो जाएगा। और जैसे ही थाने में कंप्लेन लॉन्च होगा तो थानेदार आपको बुलाकर आपसे बात करेगा, टॉक। और जब बात करेगा तो आपकी बातों को सुनेगा भी। और जैसे ही आपकी बातों को सुनेगा तुरंत आपके खिलाफ एक एफआईआर लिख डालेगा। और जैसे ही थानेदार आपके खिलाफ एफआईआर लिखेगा तुरंत आप थानेदार से प्रार्थना करोगे, माई बाप इस बार छोड़ दीजिए, रक्षाबंधन आने वाला ही है, उस समय हम राखी बनवा के मामले को सेटल कर लेंगे। लेकिन वो मानेगा नहीं। तो अंत में आप तो अंत में जाके आपको कोर्ट में अपील करना होगा। तो रूल ये कहता है कि जनरली जब इन शब्दों के बाद कोई व्यक्ति आ जाए, यदि इन शब्दों के बाद कोई व्यक्ति आ जाए तो हम सामान्यतः उस व्यक्ति के पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो ये जितने भी वर्ब हैं इनके बाद अगर कोई व्यक्ति है तो हम सामान्यतः उसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो देख लो भाई, एक्सप्लेन है और यहाँ पे व्यक्ति भी है तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू लिख दो। तो अरुण एक्सप्लेन्ड टू मी होना चाहिए था। ध्यान रखना, इन सबों से प्रीवियस ईयर में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। I went to see the coal mines in आसनसोल in last summer। इसका रूल कहता है कि जनरली रूल ये है
generally, comma, we don't use. Generally, comma, we don't use any preposition. Generally, we don't use any preposition with adverb. Generally, we don't use any preposition with adverb. मतलब है कि सामान्यतः एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता. तो देखिए, लास्ट समर, सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखो कि जितने भी समय को बताने वाले शब्द है, जैसे लास्ट डे, लास्ट समर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डेकेड, लास्ट सेंचुरी, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एगो, बिफोर, जस्ट नाउ, यट, जितने भी शब्द टाइम को बताते हैं उन सभी शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि समय को बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है. तो लास्ट समर आपका हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते. तो ये आंसर आपका सी हो गया. आई वेंट टू सी द कोल माइंस इन आसनसोल लास्ट समर. सिंपल सा रूल याद रखो, प्रीपोजिशन एडवर्ब के लिए हम जनरली नहीं लिखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट डिस्कस अबाउट द केस इन हिज प्रेजेंस. तो सिंपल सा लॉजिक देखो, डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस का तो मतलब ही होता है टॉक अबाउट. डिस्कस का मीनिंग ही होता है टॉक अबाउट. तो डिस्कस और अबाउट एक साथ नहीं लिखा जाएगा. क्यों? क्योंकि डिस्कस का मतलब यह है कि उसके अंदर अबाउट शब्द छुपा हुआ है. तो कुछ भी हो जाए, डिस्कस के साथ अबाउट शब्द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही है उसके अंदर अबाउट लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, जो दिखता नहीं है लेकिन वो वहां पे अप्लाइड होती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11. He has only coffee in breakfast. तो उसके ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ कॉफी है. तो फ्रेज होता है एक, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर लंच, फॉर डिनर. ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए. जैसे हमारे गुरुकुल में अभी लंच के लिए पुलाव, खीर, दाल और पनीर की सब्जी है. तो समझ सकते हो, ये तो एक फ्रेज होता है कि फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर. इसीलिए ब्रेकफास्ट के लिए इन नहीं, फॉर का प्रयोग करिए. He has only coffee for breakfast. मतलब ब्रेकफास्ट के लिए उसके पास सिर्फ कॉफी है और कुछ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. अब देखो, ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन है. लिव के साथ बहुत क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग प्रीपोजिशन होते हैं. हम तीन की बात करते हैं अभी फिलहाल. एक वर्ड होता है लिव ऑन, एक होता है लिव बाय, और एक जो जनरल हम जानते हैं लिव इन. लिव ऑन, लिव बाय, लिव इन. लिव ऑन का अर्थ होता है रहना, एग्जिस्ट करना, जिंदा रहना, सरवाइव करना. एग्जिस्ट बोलो या फिर सरवाइव बोलो. लिव बाय का अर्थ होता है ऑन, मतलब प्रिंसिपल्स, ऑन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों पे जिंदा रहना, सिद्धांतों पे चलना. लिव ऑन जिंदा रहना, जैसे कि खाना, पानी, हवा पे हम जिंदा रहते हैं. लिव बाय मतलब सिद्धांतों पे चलना, और लिव इन तो मतलब घर में रहने के लिए होता है, हाउस के लिए. कहीं रहने की बात होगी तो जैसे कि आई लिव इन गुरुकुल, यू लिव इन योर फैमिली, ही लिव्स इन दैट प्लेस. तो लिव इन का प्रयोग हाउस या प्लेस के लिए होता है. खाने पीने पे जिंदा रहने की बात है तो लिव ऑन, सिद्धांतों पे चलना है. लिव बाय, कहीं रहने की बात है घर में या जगह पे, तो लिव इन का प्रयोग करिए. तो मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन. यहाँ तो खाने पीने की बात हो गई भाई, सिद्धांतों की तो बात हो नहीं रही है. तो जब खाने पीने की बात है तो आपको लिव के साथ ऑन लिखना चाहिए. तो डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन. मनुष्य केवल ब्रेड पर ही अकेला जिंदा नहीं रहता है, उसे अन्य चीजें भी चाहिए होती है.
अब जैसे सीजीएल में एक पुराना क्वेश्चन पूछा था, थ्रू आउट हिज लाइफ गांधी जी लिव्ड डैश द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। तो वहां पे था हिंदी कि जीवन भर गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पे चले। तो जब सिद्धांत की बात हो गई तो भाई होना चाहिए था थ्रू आउट हिज लाइफ गांधी जी लिव्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। और इनके लिए वी लिव इन इंडिया, वी लिव इन आवर हाउस। तो ध्यान रखिए, हवा पानी भोजन पे जिंदा रहने की बात है, सरवाइव करने की बात है, तो लिव के साथ ऑन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट बीइंग वेरी लेट मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक फ्रॉम मेरठ लास्ट नाइट। अब देखो रिटर्न का तो मतलब ही होता है बैक, तो आप रिटर्न के साथ बैक शब्द ना लिखें क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है। रिटर्न का अर्थ ही होता है पीछे और बैक मतलब भी पीछे होना या पीछे लौटना। तो रिटर्न और बैक कभी भी एक साथ नहीं लिखे जाएंगे। इट बीइंग वेरी लेट, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी इसीलिए मनोज मेरठ से कल रात को रिटर्न नहीं आ सका था। तो ध्यान रखिए, रिटर्न के साथ बैक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद वॉज प्राउड फॉर हिज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब देखो दो शब्द होता है, एक वर्ड होता है प्राइड और एक शब्द होता है प्राउड। इन दोनों का फिक्स प्रीपोजिशन है। प्राइड के साथ ऑन या इन आता है और प्राउड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। प्राइड के साथ ऑन तब होगा जब प्राइड का प्रयोग वर्ब के रूप में हो, प्राइड के साथ इन तब होगा जब प्राइड का प्रयोग नाउन के रूप में हो। और प्राउड लिखा है तब तो उसका फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ होता है, उसमें कोई कंफ्यूजन कोई एक्सेप्शन नहीं है। देख लो भाई, प्राउड है तो फॉर नहीं, प्राउड ऑफ। प्राइड के दो हिंदी होते हैं, गर्व या अहंकार। प्राउड का भी दो हिंदी होता है, गर्व या अहंकार। इनके हमेशा ही डबल मीनिंग होता है, एक मीनिंग पॉजिटिव और एक मीनिंग नेगेटिव। नेक्स्ट वन, 15, प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माय न्यू एड्रेस। तो देखो इसके लिए एक फ्रेज होती है सेंड प्लस समवन, सेंड प्लस समवन और समथिंग प्लस टू प्लस समवन और समथिंग। मतलब ये निकला कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु तक भेजा जाए तो उसके लिए सेंड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। सेंड समवन और समथिंग टू समवन और समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड के साथ एट नहीं टू का प्रयोग करिए। प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माय न्यू एड्रेस। प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माय न्यू एड्रेस। तो इसका आंसर बी हो गया, सेंड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be incorrect as Dr. Zakir Hussain was not born in Allahabad। अब देखिए born का रूल समझिए। born के साथ हम सामान्यतः दो प्रीपोजिशन लिखते हैं, born of या born in। born of का प्रयोग होता है पेरेंट्स के लिए और born in का प्रयोग हम प्लेस के लिए करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिखूं, पहला एग्जाम्पल, he was born dash rich parents। next one, she was born dash Delhi। तो माता पिता से जन्म की बात हो रही है तो बॉर्न के साथ ऑफ लिखो, किसी जगह पे जन्म की बात होगी तो बॉर्न के साथ इन लिखो। तो पहले वाले क्वेश्चन में होना चाहिए था बॉर्न ऑफ, बॉर्न ऑफ, और दूसरे में प्लेस है तो बॉर्न इन। तो यहां देखो बॉर्न लिखा है क्वेश्चन में, बॉर्न और यहाँ पे इलाहाबाद क्या है भाई, एक प्लेस। इनका प्रयोग तो ठीक है,
मतलब है कि 16 नंबर क्वेश्चन में ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। बॉर्न ऑफ माता पिता से जन्म के लिए, बॉर्न इन किसी जगह पे जहां जन्म हुआ उस जगह के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। अब देखो सीधा सा लॉजिक समझो, लॉयल, लॉयल प्लस टू प्लस समवन, समवन या कंट्री, कंट्री के लिए भी वही है, बात वही है। लॉयल मतलब होता है वफादार, तो जब आप किसी व्यक्ति या देश के प्रति वफादार होते हैं तो लॉयल के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी देश के प्रति वफादार हो, किसी व्यक्ति के प्रति वफादार हो, तो लॉयल के साथ आपको प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना चाहिए। लॉयल फॉर नहीं, लॉयल टू होगा। सर भी एक साहसी आदमी को हमेशा ही अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। एक साहसी आदमी को हमेशा ही अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। नेक्स्ट, ही इंटर द रूम फ्रॉम द विंडो। अब मान लो ये एक विंडो है, सपोज करो ये एक विंडो है, अब इससे घर में जाना है, तो जब हम दरवाजे से खिड़की से घर में जाएंगे उस चीज से आपको होके गुजरना होगा, और जब भी आपको किसी चीज से होके गुजरना पड़े तो उसे हम प्रीपोजिशन में कहते हैं थ्रू। जब भी किसी चीज से होके आपको गुजरना पड़े तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन लिखते हैं थ्रू। तो वह रूम में घुसा था अपने खिड़की से, तो खिड़की से होके गुजरा, तो वहां पे प्रीपोजिशन थ्रू होना चाहिए, फॉर्म नहीं, थ्रू का प्रयोग करिए। जब भी किसी चीज से होकर गुजरना हो तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन थ्रू। तो खिड़की से होकर गुजरेगा, खिड़की को क्रॉस पार करना है उसे, तो उसके लिए किसी चीज से होकर गुजरने के लिए हम प्रीपोजिशन थ्रू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, he jumped in the river to save the drowning child। अब देखो सीधा सा लॉजिक है, मान लीजिए ये रिवर है और ये भी एक रिवर है, दोनों रिवर में पानी है, दोनों में ही वाटर है। अब कोई व्यक्ति अगर या वस्तु जंप कर जाए पानी में, और अगर वो व्यक्ति या वस्तु उस पानी में डूब जाए तो अब तो हम प्रीपोजिशन मतलब जो है इन लिखेंगे, लेकिन अगर डूबने की बात है तो इन, और अगर सॉरी जस्ट अ सेकंड, मैंने रिवर्स क्यों बता दिया, हाँ ठीक है, अगर डूब जाता है तो प्रीपोजिशन इन, डूबता नहीं है वो सतह पे ही रहता है तो प्रीपोजिशन होता है इन। लॉजिक समझिए, कोई भी व्यक्ति या वस्तु यदि पानी में गिरे या कूद जाए और अगर वो डूब जाएगा तो प्रीपोजिशन इन लेता है, नहीं डूबता तो प्रीपोजिशन, मतलब डूब जाए तो इनटू, ना डूबे तो इन। अब जैसे कि सीजल का एक क्वेश्चन आया था, ही थ्रू अ बॉल डैश द वेल, उसने एक बॉल को कुएं में फेंका, तो जनरली बॉल जो होता है वो पानी में नहीं डूबता, तो इसलिए इसका प्रीपोजिशन होना चाहिए था इन। मतलब अगर पानी में डूब जाए तब तो प्रीपोजिशन इनटू लिखोगे, नहीं डूबता तो प्रीपोजिशन आपको इन लिखना चाहिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम समझेंगे कैसे कि वो व्यक्ति डूबेगा या नहीं डूबेगा, हो सकता है उसने स्विमिंग सीखी हो सकता है स्विमिंग ना सीखी हो, तो हमें तो इसमें उस व्यक्ति का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा तब होगा, नहीं। लॉजिक ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु पानी में गिरे या कूद जाए और वो स्थिर रहे बिना किसी मोशन के, अगर वो स्थिर है और अगर तब डूब जाता है तो वो इनटू लेता है, नहीं डूबता तो इन लेता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर पानी में गिरे या कूद जाए और वो स्थिर रहेगा तो वो पक्का डूब जाएगा, इसलिए जंप के साथ यहाँ पे इन नहीं इनटू होगा। अगर कोई व्यक्ति वस्तु पानी में गिरे या कूदे और वो स्थिर रहे, तो अगर वो डूब गया, डिप कर गया, तब तो इनटू लिखो,
टिप ना करे तो प्रीपोजिशन इन लिखिए, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ब्लेम्ड देयर टीचर ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस। देखो अब इसका लॉजिक समझिए क्या है। रूल कहता है कि ब्लेम प्लस समवन प्लस प्रीपोजिशन फॉर प्लस समथिंग। मतलब ये निकला कि जब किसी व्यक्ति पे किसी चीज के लिए इल्जाम लगाया जाए तो हम ब्लेम के साथ प्रीपोजिशन फॉर लिखते हैं। जब किसी व्यक्ति पे किसी चीज के लिए इल्जाम लगाया जाए तो ब्लेम के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर लिखते हैं। तो ब्लेम किया है समवन मतलब टीचर, किस चीज के लिए? उनके खराब प्रदर्शन के लिए। यहाँ ऑफ नहीं फॉर का प्रयोग करिए। They blamed their teacher for their poor performance in the board exam. उन्होंने अपने शिक्षक पे बोर्ड एग्जाम में खराब प्रदर्शन के लिए ब्लेम किया था। किसी व्यक्ति पे जब इल्जाम लगाते हैं किसी चीज के लिए तो ब्लेम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें। नेक्स्ट वन, द बैट्समैन कंप्लीटेड हिज सेंचुरी ऑन मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स। एक फ्रेज होता है इन मिनिमम नंबर, इन मिनिमम नंबर, कम से कम संख्या में, कम से कम नंबर में। तो बैट्समैन ने अपने सेंचुरी शतक को पूरा किया था कम से कम बॉल्स में। तो मिनिमम है तो वहां ऑन नहीं इन का प्रयोग करिए। इन मिनिमम नंबर मतलब कम से कम संख्या में। तो बैट्समैन ने अपने शतक को कम से कम बॉल्स में पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीडेंट वाज फैटल एज द ट्रक हैड अ हेड ऑन कोलिजन अगेंस्ट अ वैन। अब तो ये तो सिंपल सा लॉजिक है, कोलिजन विथ समवन या फिर समथिंग। कोलिजन का अर्थ होता है टक्कर हो जाना, तो हेड ऑन कोलिजन का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति, दो व्यक्तियों का या दो चीजों का आमना सामने टक्कर हो जाए तो हम उसे कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। जैसे कि इधर से ट्रक आ रहा है, इधर से बस आ रहा है, दोनों का सामना सामने टक्कर हुआ तो उसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। तो जब किसी व्यक्ति वस्तु का टक्कर हो तो हम कोलिजन के साथ प्रीपोजिशन विथ लिखते हैं। तो हेड ऑन कोलिजन विथ अ वैन, मतलब टक्कर का मतलब जो ट्रक का टक्कर वैन से एकदम आमना सामना हुआ था। ठीक है, तो हेड ऑन कोलिजन मतलब आमने सामने। नेक्स्ट 23, इट इज नॉट प्रॉपर टू टॉक लाउडली ओवर द फोन। तो देखो टॉक टू प्लस पर्सन, जब किसी व्यक्ति से बात करते हो तो टॉक के साथ टू आता है, लेकिन दूसरा होता है टॉक प्लस ओवर प्लस फोन। लेकिन अगर फोन पे बात करते हैं तो हम टॉक के साथ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग करते हैं। तो देखो टॉक लिखा है, ओवर टेलीफोन, मतलब इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीफोन पे बात करने के लिए ओवर का ही प्रयोग करना है, टू का प्रयोग नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट वन, he laughed on her as she fell off the tree। और देखो सीधा सही तो फिक्स प्रीपोजिशन है, laugh, mock, cheer, shocked, amazed, wondered, amused, bewildered, ये जितने भी होते हैं इनके साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। लाफ एट, मॉक एट, जीर एट, टॉक्ड एट, तो जितने भी हैं हम इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट लिखते हैं। लाफ एट, मॉक एट, जीर एट तीनों ही सिनोनिम में आ सकता है। इन तीनों का अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना। बिविल्डर्ड मतलब आश्चर्यचकित, शॉक्ड मतलब आश्चर्यचकित, अमेज्ड आश्चर्यचकित, वंडर मतलब भी आश्चर्यचकित, एम्यूज मतलब भी आश्चर्यचकित।
तो यहाँ पे देखो लाफ है तो ऑन क्यों लिखा है, लाफ एट करिए, लाफ एट समवन या समथिंग। वह लड़का जो था उस लड़की पे हंसा था क्योंकि वह पेड़ से गिर गई थी, पहला मतलब गिर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि टोल्ड हिम दैट द प्रिंसिपल इंसिस्टेड टू मीट हिज सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए सीधा सा लॉजिक समझो, इंसिस्ट प्लस ऑन या अपॉन प्लस V1 प्लस आईएनजी, जिसे आप जेरेंट कहते हैं। इंसिस्ट प्लस ऑन या अपॉन प्लस V1 प्लस आईएनजी, एक ये होता है और एक होता है इंसिस्ट प्लस पर्सन। इंसिस्ट के ठीक बाद अगर व्यक्ति है तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा, उसके बाद अगर वर्ब चल रहा है तो ऑन या अपॉन लिख के उस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में ले आओ। देखो इंसिस्ट है, टू तो कभी होता ही नहीं है, टू मीट को हटाकर ऑन या अपॉन मीटिंग करिए। इंसिस्ट मतलब आग्रह करना, बार बार रिक्वेस्ट करना। रवि ने उससे कहा था कि प्रिंसिपल जो आग्रह कर रहे हैं उसके लड़के से मिलने के लिए। नेक्स्ट, डॉट सिट इन द ग्रास इट्स वेट। अब यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे अंडरलाइन मिसिंग हो गया है, इन पे अंडरलाइन था। डोंट सिट इन द ग्रास, अगर ग्रास के लिए इन लिखते हो इसका मतलब है कि ग्रास एकदम 5-5, 6-6 फुट का हो गया है, उसमें कहीं अंदर में बैठे हुए हो, और ऐसी तो कोई बात नहीं है। नॉर्मल ग्लास एक घास सरफेस है और आप उस सरफेस के ऊपर बैठे हुए हो, तो सरफेस के सतह के ऊपर बैठने के लिए हम सामान्यतः प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। तो डोंट सिट इन द ग्रास नहीं, डोंट सिट ऑन द ग्रास होगा। सिट ऑन ग्रास होता है, सिट इन ग्रास नहीं। चलिए नेक्स्ट, द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। एक सिंपल सा रूल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन, डोंट यूज एनी प्रीपोजिशन विथ these verbs। इन क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन ना लिखे, उसमें एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, कमांड रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, वॉर्न, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एक्सेट्रा। हम जनरली इन सभी शब्दों के साथ, क्रियाओं के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे एडवाइस है, तो ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, एडवाइस समवन होता है, एडवाइस टू तो कोई शब्द ही नहीं बना है, एडवाइस के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करें। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना करना। नेक्स्ट 28, he compensated the loss to me, he compensated the loss to me। ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, क्योंकि रूल ये कहता है कि कंपनसेट, कंपनसेट प्लस समवन प्लस फॉर प्लस समथिंग। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज के नुकसान की भरपाई की जाए तो हम कंपनसेट के बाद वो व्यक्ति लिखते हैं, फिर फॉर लिखते हैं, फिर जो चीज से कंपनसेट कर रहे हैं उसे लिखते हैं। तो कंपनसेटेड के बाद व्यक्ति होना चाहिए, फिर फॉर आना चाहिए, फिर चीज आनी चाहिए, मतलब थर्ड आंसर सही है। कंपनसेट मतलब नुकसान की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द सुनामी विक्टिम सफर्ड ऑफ कॉलेरा। सफर का लॉजिक समझिए, सफर में 3 प्रीपोजिशन 3 तरीके से होता है। पहला सफर फ्रॉम, दूसरा सफर फॉर, तीसरा नो प्रीपोजिशन। सफर के साथ 3 तरीके हैं,
सफर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं डिजीज, कोई बीमारी से सफर करो या किसी चीज की कमी से सफर करें तो हम लिखते हैं सफर फ्रॉम। सफर फॉर का प्रयोग खुद के कर्मों के लिए होता है, जब हमें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ेगा तो सफर के साथ फ्रॉम आती है। और सफर के साथ प्रीपोजिशन तब नहीं आएगा जब हम बात लॉस की करते हैं, नुकसान की करते हैं। तो अगर बीमारी या कमी की बात होगी तो सफर फ्रॉम, अपने कर्मों के कारण जब हमें भोगना पड़ेगा तो सफर फॉर, और जब नुकसान की बात होगी तो सफर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे कि सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा पर क्वेश्चन लिखो, इस तीनों क्वेश्चन लिखते हैं। मान लो इज सफरिंग डैश फीवर। सेकेंड क्वेश्चन, he has to suffer dash his sins. तीसरा, he suffered dash a huge loss. देख लो भाई, फीवर तो बीमारी है, पहले में फ्रॉम होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर फॉर हिज सिंस, उसे अपने पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो सफर फॉर हो गया। और यहाँ लॉस की बात है तो नो प्रीपोजिशन। अब इससे आपका बन जाना चाहिए, कॉलेरा एक बीमारी है, डिजीज है, तो सफर के साथ आपको फ्रॉम का प्रयोग करना चाहिए। बीमारी से है फ्रॉम, कमी से है फ्रॉम, कर्मों के कारण भोगना पड़ेगा फॉर, नुकसान की बात है नो प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, एज एम्प्लॉइज वी आर अकाउंटेबल फॉर द स्टेक होल्डर्स, यहाँ पे स्टेक होना चाहिए था, स्टेक होल्डर्स। और देखो भाई, अकाउंटेबल का रूल समझिए, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के साथ दो प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल फॉर। अगर किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हैं अकाउंटेबल टू, और अगर किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं तो अकाउंटेबल फॉर। किसी व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो तो अकाउंटेबल टू, किसी चीज के लिए जिम्मेदार हो या जवाबदेह है तो अकाउंटेबल फॉर। तो स्टेक होल्डर्स मतलब तो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका उसमें हिस्सा होता है, मतलब ये लोग होते हैं, तो यहाँ अकाउंटेबल फॉर नहीं, अकाउंटेबल टू होना चाहिए था। ये रहा आपका आंसर। किसी व्यक्ति के प्रति है तो टू, किसी चीज के लिए है तो फॉर। जैसे यू ऑल आर अकाउंटेबल फॉर योर ड्यूटी, आप सभी अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेह हैं। तो किसी चीज के प्रति है तो फॉर, व्यक्ति के प्रति है तो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग एडजेसेंट विथ हिज हाउस नीडेड रिपेयर्स। अब देखो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। अब इसमें वर्ड लिख देता हूं, एमिनेबल, conducive, amenable, conducive, adjacent, accustomed, agreeable, get used, बहुत सारे थे, be used, averse, एक्सेट्रा। इन सबों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ये सब फिक्स प्रीपोजिशन वाले हैं, इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लिखा जाता है। तो एडजेसेंट है, विथ क्यों आ रहा है? एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, एकदम नजदीक सटा हुआ, तो इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू। एमिनेबल मतलब होता है लॉजिकल, कंड्यूसिव मतलब बेनिफिशियल, लाभदायक, उपयुक्त। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, कस्टम मतलब आदत, एग्रीएबल मतलब सहमति के योग्य, गेट यूज्ड मतलब आदत, बी यूज्ड मतलब आदत, अवर्स मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। थक गया हूं, पानी पी लेना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता. सुंदर इज गेटिंग मैरिड विथ सीता. दो तरीके से बताता हूं, एक ग्रामेटिकल समझो. मैरिड, मैरिड शब्द वर्ब के रूप में भी यूज होता है और मैरिड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं. मैरिड वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है. अगर मैरिड वर्ब है तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते आप, नो प्रीपोजिशन. लेकिन अगर मैरिड एडजेक्टिव है तो उसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है. या तो ये कंसेप्चुअल पढ़ लो या एक शॉर्टकट पढ़ लो. एक फॉर्मूला होता है, बी या गेट की कोई भी फॉर्म आ जाए. बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन. गेट की फॉर्म गेट, गॉट, गॉट. बी या गेट के किसी भी फॉर्म के बाद, बी या गेट के किसी भी फॉर्म के बाद, बी या गेट के किसी भी फॉर्म के बाद यदि मैरिड लिखा है तो उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन टू लिखो. फिर जो व्यक्ति है, महिला या पुरुष, वो आएगा. शॉर्टकट ये है. और अगर कंसेप्ट पे जाना है तो ये समझो कि मैरिड अगर वर्ब है तो प्रीपोजिशन नहीं लेता, एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन टू लेता है. जैसे अगर मैं कहूं रवि मैरिड, रवि मैरिड हर. और दूसरा क्वेश्चन, रवि इज मैरिड डैश हर. तो देखो मैरिड के पहले बी या गेट की फॉर्म नहीं है, मतलब निकला कि यहां पे मैरिड वर्ब है. और यहां पे देखो मैरिड के पहले बी की फॉर्म आ रही है. तो जब भी मैरिड के पहले बी या गेट की फॉर्म होती है तो मैरिड क्या काम करता है, एडजेक्टिव का. तो यहाँ पे मैरिड क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव. तो जब मैरिड वर्ब है तो प्रीपोजिशन मत लिखो, मैरिड एडजेक्टिव है तो टू लिखो. या फिर फॉर्मूला में देखो, इस क्या होता है, बी की फॉर्म इज, एम, आर, बी की फॉर्म होती है. तो मैरिड के पहले बी की फॉर्म आ गई तो मैरिड के बाद टू आता है. तो यहाँ पे देखो मैरिड के पहले बी गेट की फॉर्म आ गई, गेट की फॉर्म गेटिंग होती है, तो वहां पे विथ क्यों आ रहा है, टू लिखिए. आंसर सी है. तो सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता. सिंपल सा एक बेसिक याद रखो, मैरिड के साथ कुछ भी हो जाए विथ प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते आप. नेक्स्ट, ही केम डिस्पाइट ऑफ हिज बिजी शेड्यूल. लॉजिक समझिए, डिस्पाइट का तो मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ. ये दोनों सिनोनिम है, या तो डिस्पाइट लिखो या तो इंस्पाइट ऑफ लिखो, दोनों का अर्थ एक ही होता है, के बावजूद, के बावजूद. मतलब कहने का अर्थ है कि डिस्पाइट के अंदर ऑलरेडी ऑफ छुपा हुआ है, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लिख सकते. तो ये तो सेंटेंस गलत हो गया. इंस्पाइट ऑफ लिखो या डिस्पाइट, डिस्पाइट है नहीं तो बच गया आपका इंस्पाइट ऑफ. बट फॉर एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है विदाउट, के बिना. नेवरदलेस का भी एक अर्थ होता है डिस्पाइट. अब लॉजिक ये है कि सर नेवरदलेस क्यों नहीं आया इंस्पाइट ऑफ की जगह, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है. तो ध्यान रखिए नेवरदलेस और इंस्पाइट ऑफ, चूंकि उस लिखने वाला ऑफ लिखना चाह रहा था इसलिए इंस्पाइट ऑफ लिखिए. अगर इंस्पाइट ऑफ नहीं होता तो आपका आंसर नेवरदलेस हो सकता था. तो इसलिए 33 का आंसर सी है. 34, द कंट्री फेस्ड अ रेनफॉल डिफिसिट ऑफ 8% आफ्टर द 4-month लॉन्ग साउथ एंड वेस्ट मॉनसून. तो यहां पे देखो ड्यूरेशन की बात हो रही है. कितना ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है 4 month, 4 month, 4 months की बात चल रही है. तो 4 महीने तक मिला 8% बारिश या 4 महीने के दौरान मिला 8% बारिश. 8% जो बारिश हुई है, जो भी प्रतिशत है,
हाँ 8% की जो कमी आई है वो 4 महीने तक हुआ या 4 महीने के दौरान हुआ है? ड्यूरेशन में ये 4 महीने का ड्यूरेशन है, तो इसी के गैप में आपको बारिश की कमी हुई है, तो इसी दौरान को हम कहते हैं ड्यूरिंग। उसके अंतराल के बीच में 4 महीने के अंदर में 8% बारिश की कमी आई है, तो इसलिए यहां पे ड्यूरिंग होगा। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फॉर क्यों नहीं, तो फॉर का प्रयोग तो सामान्यतः परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, ये तो इंडेफिनिट टेंस है, तो इससे भी पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर टी। तो फिक्स याद करो, इनवाइट प्लस समवन प्लस टू प्लस समथिंग। एक कॉमन सेंस याद कर सकते हो कि इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है। जब हम किसी व्यक्ति को किसी चीज के लिए इनवाइट करते हैं तो इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है, कभी और कोई प्रीपोजिशन लिख ही नहीं सकते आप। इनवाइट समवन टू समथिंग, फॉर को हटाकर टू करिए, इनवाइट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लिखें। 36, आई गो टू स्कूल बाय वॉक। आज पहले ही क्वेश्चन में आया था, पैदल चलने के लिए 2 ही शब्द होते हैं, या तो ऑन फुट, और अगर बाय लिखना है तो वॉकिंग। पैदल चलने के लिए 2 शब्द ही बना हुआ है, ऑन फुट या बाय वॉकिंग। तो बाय वॉक तो कोई शब्द है नहीं भाई, बाय वॉकिंग करो या फिर ऑन फुट कर दो, कोई एक कर लो, दोनों ही सही है, अर्थ एक ही है। मतलब मैं स्कूल पैदल जाता हूं, बाय वॉकिंग या ऑन फुट का हिंदी है पैदल। नेक्स्ट 37, द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक। आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। हमें पता है कि रिटर्न का मतलब ही बैक होता है, तो रिटर्न और बैक का प्रयोग कभी भी एक साथ ना करें, तो बैक शब्द को वहां से हटा दीजिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपरफ्लुअस वर्ड, सुपरफ्लुअस वर्ड। नेक्स्ट, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेस। आज का ये सेकेंड क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूं, लिव में 3 हम लिखते हैं, लिव ऑन, लिव बाय, लिव इन। लिव ऑन मतलब जिंदा रहना, कैसे भी भोजन पानी हवा पे सरवाइव करना। लिव बाय सिद्धांतों पे चलना, और लिव इन किसी घर में रहना या किसी जगह रहना। तो हमें पता है कि यहां तो घर की बात हो रही है, ऑन नहीं, इन लिखिए। तो वे लोग जो शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ये तो राजकुमार ने डायलॉग दिया था, उसी से आ गया। नेक्स्ट 39, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। अब लॉजिक समझो, वर्ड है अवेट, जिसका मतलब ही होता है वेट फॉर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आई एम वेटिंग फॉर यू, या फिर इसे ऐसे लिख दो, आई एम अवेटिंग यू। दोनों का अर्थ एक ही है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अवेट के अंदर ऑलरेडी फॉर छुपा हुआ रहता है, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लिखोगे अवेट के साथ फॉर तो वो गलत इंग्लिश है, तो अवेट के साथ फॉर मत लिखो, फॉर हटा दो। और अगर फॉर लिखना है तो फिर वेट लिखो, क्योंकि वेट फॉर का मतलब ही होता है अवेट। नेक्स्ट, the redevelopment project is aimed not only providing good houses to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities. देखो एम है, एम प्लस एट प्लस someone या समथिंग होता है। एम एट समवन या समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु पे
जो हम निशाना साधते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एम के साथ हम प्रीपोजिशन एट लिखते हैं। एम्ड तक तो ठीक लिखा हुआ है, अब वहां पे एट गायब है, तो किस पार्ट में होगा? ए पार्ट में एम के बाद एट लिखूं या नॉट ओनली के पहले? क्या होना चाहिए भाई? प्रीपोजिशन हमेशा ही वर्ब का होता है, वो वर्ब का पार्ट में होना चाहिए। एम एट प्रीपोजिशन हमेशा वर्ब का होता है। अब छोड़ दो, ठंडा नहीं चाहिए, ठंडा पानी पी के क्लास ही खत्म हो जाएगी हमारी। नहीं है कहीं, नॉर्मल कहीं नहीं है यहाँ, इसलिए याद है। हाँ, क्योंकि हमारा दिक्कत है कि अगर हम ठंडा पानी पी लें तो फिर अगले दिन क्लास खत्म, 2-3 दिन तक पूरा खत्म, क्योंकि ऑलरेडी हमारा गला बहुत ही पढ़ाते पढ़ाते बैठ चुका है। हम लोग तो मजबूरी में ही नॉर्मल पानी पीते हैं, नहीं तो जनरली मैं गर्म पानी ही पीता हूँ, और अगर ठंडा पी लिया तो फिर जय माता दी, 4-5 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंशियल अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट इन द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड। सिंपल सा है, इफेक्ट प्लस ऑन प्लस समवन या समथिंग होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु पे जो प्रभाव की बात करते हैं तो इफेक्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन आनी चाहिए। तो देख लो भाई, इफेक्ट है, इन क्यों लिखा है? ऑन कर दीजिए। ये तो फिक्स वाले हैं। प्रीपोजिशन में जनरली आप देखोगे कुछ फिक्स होते हैं, वो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सब में ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, आज का देखो ये दूसरा क्वेश्चन आया। हमने अभी थोड़ा देर पहले बात की कि डिस्पाइट का तो मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, तो देखो इन्होंने डिस्पाइट ऑफ लिख दिया है। डिस्पाइट के साथ ऑफ ना लिखे, सुपरफ्लुअस है। या तो इन स्पाइट ऑफ लिखो या तो डिस्पाइट लिखो, दोनों मत लिखो एक साथ। नेक्स्ट, I was shocked when he told me that the old man died by cancer. अब डाइड का भी ध्यान रखना है, ये तो मैंने 2-3 शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं, लॉन्ग वीडियो भी डाइड का है हमारे इस चैनल पे, देख लेना। डाइड से मैंने डिटेल में पढ़ा है, वैसे भी फिलहाल के लिए समझ जाओ, डाइड ऑफ, डाइड इन, डाइड फ्रॉम। जब किसी की मृत्यु बीमारी से होती है तो डाइड ऑफ, जब किसी की मृत्यु दुर्घटना में होती है डाइड इन, जब किसी की मृत्यु भूख से या फिर कोई घाव से हो जाए, वुंड मतलब घाव हो जाना, तो डाइट के साथ फ्रॉम आती है। और भी है हमारे इस चैनल पे जो वीडियोस हैं उसमें देख लेना, डाइट से डिटेल में क्वेश्चंस के साथ मैंने प्रैक्टिस कराया है। तो बीमारी से मरेगा तो डाइड ऑफ, मरा डाइड इन, भूख या घाव से मरा तो डाइड फ्रॉम। तो यहाँ पे कैंसर तो बीमारी है, डिजीज है, भाई नहीं, ऑफ करिए, डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, he has been suffering, आज ही बताए, सफर का तीनों बताया था, बस सिर्फ लिख देता हूं, सफर फ्रॉम, सफर फॉर और नो प्रीपोजिशन। किसी बीमारी से सफर करोगे या किसी चीज की कमी से तो सफर फ्रॉम, अपने कर्मों के कारण जब हमें भोगना पड़ेगा तो सफर फॉर, और जब लॉस की बात होगी तो सफर के साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो फीवर तो बीमारी है तो विथ नहीं, फ्रॉम करिए, नहीं, और ये भी हटाओ क्योंकि फीवर, जितने भी बीमारियां होती है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शुड नॉट स्पेंड मनी फॉर लग्जरीज। देखो सिंपल सा है, स्पेंड प्लस समथिंग प्लस ऑन प्लस समवन या समथिंग। जब किसी चीज को
किसी व्यक्ति या वस्तु पे खर्च किया जाए तो स्पेंड के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। जब किसी चीज को किसी व्यक्ति या वस्तु पे खर्च करें तो स्पेंड के साथ ऑन लिखें। स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज। मुझे विलासिता के चीजों पे खर्च नहीं करना चाहिए। लग्जरी मतलब विलासिता के समान। नेक्स्ट, it became clear that the strangers were heading into a serious disaster. देखो यहां पे एक फ्रेज है, head towards, मतलब to go near, to go near, किसी चीज के नजदीक पहुंचना। तो यह स्पष्ट था कि वो जो अनजान लोग थे वो एक बहुत बड़ी विपदा के नजदीक पहुंच रहे थे, मतलब किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। तो ध्यान रखना, हेड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टुवर्ड्स होता है। हेडिंग इनटू नहीं, हेडिंग टुवर्ड्स। हेड टुवर्ड्स मतलब किसी चीज की तरफ नजदीक पहुंचना या किसी चीज की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट, इज वेरी एंग्री ऑन मी। एंग्री, annoyed, vexed, ये जितने भी है इनके साथ या तो विद आता है या तो एट आता है। जब किसी व्यक्ति की बात होगी तो इनके साथ विथ लिखो, किसी चीज की बात होगी तो इनके साथ एट लिखो। किसी व्यक्ति से एंग्री है, एनॉयड है, तीनों का अर्थ गुस्सा होना या परेशान होना या चिढ़ जाना होता है। तो देख लो भाई, एंग्री है, व्यक्ति है, तो ऑन का कोई लॉजिक नहीं है। तो वह मुझसे बहुत गुस्सा है चूंकि मैं उसका किताब रिटर्न करने में असफल हो गया था। नेक्स्ट, शी प्रेफर्स टी। तो ध्यान रखना, प्रेफर लिखो या फिर प्रेफरेबल लिखो। प्रेफर लिखो, प्रेफरेबल लिखो, ओइंग लिखो, प्रोन लिखो, अवर्ड्स लिखो, जो आज ही लिखा है 2-3 बार। ये फिक्स्ड है कि इनका प्रीपोजिशन एक ही होगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको इनवाइट लिखाया, उसका भी वही है। थोड़ा देर पहले चैलेंज लिखाया, वो भी है। बी यूज टू, गेट यूज टू, accustomed to, habituated to, given to, taken to, with a view to, averse to, addicted to, committed to, devoted to, look forward to, ये सभी फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं टू। तो इनवाइट और प्रेफर कुछ भी आ जाए, टू ही आना चाहिए। टी टू कॉफी, शी प्रेफर्स टी टू कॉफी। नेक्स्ट, 49, he has grown weak and his life now hangs with a thread। ये फ्रेज है, hang by a thread। hang by a thread मतलब पूरी तरह से, मतलब डवाडोल स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति में होना। मतलब है कि वो बहुत कमजोर हो गया है और उसके जीवन की जो डोर है एकदम पतले धागे से लटकी हुई है, मतलब कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, बहुत ही खराब स्थिति में होना। तो हैंग बाय अ थ्रेड होता है। हैंग विथ अ थ्रेड कोई वर्ड ही नहीं बना अभी तक। हैंग बाय अ थ्रेड मतलब बहुत ही विषम परिस्थिति में होना, बहुत ही मुश्किल घड़ी में होना। नेक्स्ट, 50, द इंजर्ड मैन हैड बीन शॉट फ्रॉम हिज बैक। अब देखो भाई, बैक के लिए दो प्रीपोजिशन है, एट, इन। एट इन कब होगा? जब पीछे की बात होती है। तो बैक के दो अर्थ होते हैं, इसे इस तरह से लिखना ठीक रहेगा। बैक के दो अर्थ होता है, एक होता है पीछे और एक अर्थ होता है पीठ। पीछे और पीठ। जब पीछे की बात होगी तो एट, जब पीठ की बात होगी तो इन। बैक के दो अर्थ होते हैं, पीठ और पीछे। पीठ की बात है तब तो इन लिखोगे, पीछे की बात हो गई तो फिर वहां पे एट लिखो। तो उस घायल व्यक्ति को उसके पीठ में गोली मारी गई थी, तो यहां तो हम पीठ की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉम नहीं, इन आना चाहिए।
अगर एक क्वेश्चन लिखूं, दिस बुक, ये सीजल का क्वेश्चन है, दिस बुक हैज एन आंसर डैश इट्स बैक, इस किताब का आंसर इसके पीछे है। अब किताब में पीठ तो होगी नहीं, पीछे की बात होगी, तो वहां पे एट होना चाहिए। तो बैक का अर्थ अगर पीठ है तो इन लिखो, पीछे है तो एट लिखो। नेक्स्ट, पानी पी लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी नॉक्ड द डोर आई सेड टू हर कम इन। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, नॉक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाने के लिए नॉक के साथ फिक्स प्रीपोजिशन एट आना चाहिए। तो नॉक्ड द डोर नहीं, नॉक्ड एट द डोर। जब उसने दरवाजे को खटखटाया था तो मैंने उससे कहा था अंदर आने के लिए। नेक्स्ट, ऐसे बॉय कीर्तिमान इज वेरी ओबीडियंट, पोलाइट एंड हार्डवर्किंग, बट एज ए स्टूडेंट इज ऑलवेज अटेंटिव इन स्टडी। अटेंटिव के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, अटेंटिव टू समथिंग। अटेंटिव मतलब बहुत ही चौकन्ना और ध्यान मग्न होना, तो अटेंटिव के साथ इन नहीं, अटेंटिव टू स्टडी। अटेंटिव मतलब ध्यान मग्न होना, बहुत ही कुशाग, मतलब जिसमें पूरा फोकस रहता है, उसे हम अटेंटिव कहते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर 20 years of exile the prisoner was in the end of his tether। दो फ्रेज होता है, एक होता है इन द एंड और एक होता है एट द एंड ऑफ। इन द एंड है तो उसके बाद ऑफ नहीं होगा, और एट द एंड है तो उसके ठीक बाद ऑफ होगा। तो अब देख लो यहां पे क्या है, ऑफ लिखा है, मतलब आपको एट लिखना है। वैसे भी ये टाइम बताता है और ये प्लेस बताने के काम में आता है। इन द एंड समय, इन द एंड मतलब अंतिम समय, एट द एंड ऑफ किसी भी चीज के अंतिम पार्ट में, अंतिम भाग में, तो जगह बताता है। तो ऑफ लग दिया है भाई, तो एट द एंड ऑफ होगा। एग्जाइल मतलब वनवास, देश निकाला। टेथर मतलब गुलामी, जंजीरें, बेड़ियां। नेक्स्ट, he was not in a position to state the speed the ship traveled। स्पीड ओरिजिनल में यह होता है स्पीड एट विच, क्योंकि हम जनरली स्पीड के साथ प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं। हम सामान्यतः स्पीड के साथ प्रीपोजिशन एट लिखते हैं। स्पीड एट विच होना चाहिए था, यहां मिसिंग था। मैं इस स्थिति में नहीं बता था कि मैं बता सकूं वह गति जिस गति से जहाज यात्रा कर रही थी, ट्रेवल कर रही थी। स्पीड के साथ हम सामान्यतः प्रीपोजिशन एट विच लिखते हैं। नेक्स्ट वन, दे वर कॉन्ग्रेचुलेटेड, कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ पैसिव क्यों बना रहे हो, उसे एक्टिव करो। पहली बात तो वर हटेगा। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज बर्थडे। और देखो एक वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेट और एक वर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन लिखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ भी ऑन लिखो, कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ऑन लिखो। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन। तो कॉन्ग्रेचुलेट लिखो या कॉम्प्लीमेंट लिखो, दोनों के साथ ही फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, इज वेल नोन इन हिंदी, उर्दू एंड अरबिक लैंग्वेज। वह बहुत ही प्रसिद्ध है अरबिक, हिंदू और
हिंदी, उर्दू और अरबिक लैंग्वेज के लिए। तो प्रसिद्ध होना, नोन फॉर, फेमस फॉर, पॉपुलर फॉर, डिस्टिंग्विश्ड फॉर। इन सब का अर्थ एक ही है, ये सब सिनोनिम है। प्रसिद्ध होना, किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होना, तो बहुत ही प्रसिद्ध है अपने हिंदी, उर्दू और अरबिक भाषा के लिए। तो ही इज वेल नोन फॉर, किसी चीज के लिए। पर ये सारे सिनोनिम है जो बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नॉन फॉर, फेमस फॉर, पॉपुलर फॉर, डिस्टिंग्विश्ड फॉर, सबका अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। नेक्स्ट, द सोसाइटी फॉर एनिमल वेलफेयर has urged people to keep an eye out injured birds during the forthcoming festival. इसलिए ये फ्रेज होता है keep an eye on। एक फ्रेज होती है keep an eye on, मतलब ध्यान देना, ध्यान देना, to pay attention। इस इंग्लिश में आप कहते हो to pay attention, to pay attention, keep an eye on। तो keep an eye तक ठीक है, ये out क्यों लिखा है, on होना चाहिए था। keep an eye on मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट वन, 58। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, तो डिस्कशन भी नहीं करना ज्यादा है। डिस्पाइट का तो मतलब ही है इन स्पाइट ऑफ, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सुपरफ्लुअस होता है। नेक्स्ट, 59। द म्यूजिशियन हु हैज बीन यूजिंग हिज टैलेंट और मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ सोशल इश्यूज इज कॉन्फिडेंट दैट हिज मिशन वुड बी सक्सेसफुल। सीधा सा लॉजिक याद रखो, कोई भी प्रीपोजिशन आप लिखते हो, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आप अगर वर्ब लिखोगे तो उसे जेरेंड फॉर्म में लिखना होगा, और जेरेंड का अर्थ होता है V1 प्लस आईएनजी। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन है फॉर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, तो मेक को हटाकर मेकिंग करिए, और अगर फॉर हटा के टू लिख दोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि टू के बाद V1 आती है और फॉर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद V1 प्लस आईएनजी आता है। तो या तो लिखो फॉर मेकिंग या फिर लिखो टू मेक, दोनों ही ग्रामेटिकली सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, द मिनिस्टर ऑल्सो क्लेम्ड दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज हैड बीन कंप्लीटेड एंड इट वुड बी इंप्लीमेंटेड इन इमीडिएट इफेक्ट। ये भी एक फ्रेज होता है, विथ इमीडिएट इफेक्ट, जिसका हिंदी होता है तुरंत प्रभाव से। तुरंत, जैसे कोई सरकार नियम लाई, कोई रूल आई, उसको वो क्या करती है, तुरंत प्रभाव से, विथ इमीडिएट इफेक्ट वो लागू कर देती है। तो विथ इमीडिएट इफेक्ट मतलब तुरंत प्रभाव से, ये भी एक फ्रेज हो गया। अब इडियम फ्रेज जो होते हैं, अगर उसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हो तो फिर वहां पे आपका गेस करना गलत है, क्योंकि गेस वो करना चाहिए जिसके बारे में हमें पहले से पता है। हल्की फुल्की कंफ्यूजन है, अगर आपको पता ही नहीं है तो गेस का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट, द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन लेड इनटू, फ्रेज है ये, लीड प्लस टू प्लस समथिंग, इसका अर्थ होता है टू कॉज। इसका ही मतलब होता है टू कॉज, किसी चीज का कारण होना। द बैड इकोनॉमिक सिचुएशन, लीड का सेकेंड फॉर्म लेड आ गया, लीड लेड लेड, तो वहां पे इंटू नहीं टू करो। खराब आर्थिक जो स्थिति थी उसके कारण बहुत बड़ा लोगों का प्रदर्शन हो गया, विरोध प्रदर्शन हो गया। नेक्स्ट, माई एडमोनिशिंग टू हिम, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रूल होता है एडमोनिश प्लस पर्सन। एडमोनिश के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिखते क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है। एडमोनिश के बाद
जिस व्यक्ति को डांट रहे हैं वो आएगा। एडमोनिश मतलब डांटना, तो यहां पे प्रीपोजिशन हटना चाहिए था, क्या आंसर आपका बी है। मेरा उसे डांटने से उसका दिमाग नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, ही वांटेड टू गो टू होम। हमने लिखा कि देखो गो टू होम लिखा, ध्यान रखना अगर होम के पहले गो लिख दिया तो होम हो जाता है एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लिखते। अगर होम के पहले गो, रीच, ब्रिंग लिख देता हूं if these words are used before home, if these words are used before home, it is treated as adverb। कौन कौन से हैं? गो, रीच, कम, अराइव, गेट, ब्रिंग। रूल ये कहता है कि अगर होम के पहले इनमें से किसी शब्द का प्रयोग हो जाए तो होम हो गया एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए देखो गो आ गया, होम आ गया, टू हटा दीजिए। गो होम होता है, गो टू होम तो कोई शब्द ही अभी तक बना नहीं है। नेक्स्ट, he is accused with committing the murder। देखो कुछ लीगल वर्ड है, लिख लीजिए, बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखना है। अगर आप एक्यूज लिखते हो हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लिखते हैं। अगर चार्ज लिखोगे तो उसके साथ विथ आता है। अगर गिल्टी लिख दोगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आएगा। अगर विटनेस लिख दोगे तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू आएगा। और अगर लेवल्ड लिख दोगे LEVELLED लेवल्ड, तो उसके साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है। एक्यूज मतलब इल्जाम लगना, चार्ज विथ मतलब इल्जाम लगना, गिल्टी मतलब दोषी, विटनेस मतलब गवाह, लेवल्ड अगेंस्ट मतलब दोष लगाना, लेवल्ड अगेंस्ट मतलब दोष लगाना। तो हमारे यहाँ एक्यूज्ड है भाई, तो विथ नहीं, ऑफ करिए। ये जो 4-5 वर्ड है ये लीगल वर्ड है जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट अपोलोजाइज विथ हिम फॉर दिस। यहां पे अंडरलाइन इस पार्ट पे है, विथ पे। अपोलोजाइज देखिए सोजा सा लॉजिक समझो। अपोलोजाइज के साथ दो चीजें आती है, टू और। जब किसी व्यक्ति से माफी मांगने की बात हो तो अपोलोजाइज टू, और जब किसी चीज के लिए माफी मांगने की बात हो तो अपोलोजाइज फॉर आता है। अपोलोजाइज टू समवन, अपोलोजाइज फॉर समथिंग। तो अपोलोजाइज, यहां देखो व्यक्ति है भाई, टू आना चाहिए। तुम्हें उससे जरूर माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए, तुम्हें उससे जरूर माफी मांगनी चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, क्लियर चल रहा है। देखो ये प्रीपोजिशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, इसलिए इसका तो कम से कम आपके पास प्रैक्टिस होना ही चाहिए। क्योंकि कहा ही जाता है ना, ये तो सभी जानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर आपको वो एक दिन लाना है जो सफलता का होगा, तो उसके लिए अभी इन सभी क्वेश्चन से होके आपको जरूर गुजरना चाहिए। और ध्यान रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके पंखों में जान होती है। सिर्फ उड़ने से कुछ नहीं होता, पंखों में भी जान होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएट डिस्क्राइब अबाउट, आज ही बता दिया आपको। आज का दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब का तो मतलब ही होता है टेल
अबाउट। डिस्क्राइब का तो मतलब ये टेल अबाउट, मतलब है कि डिस्क्राइब के साथ कुछ भी हो जाए, अबाउट शब्द का प्रयोग तो आप नहीं कर सकते, तो हटा दो भाई अबाउट। द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, पोएट स्प्रिंग सीजन का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट, द लेडी अप्रोच्ड मी timidly and trembling slightly, she sat down besides me। अब देखो भाई दो वर्ड है, एक वर्ड है आपका beside, एक वर्ड हो गया besides। beside मतलब तो बगल में होता है, बगल में, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ। और दूसरा बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, के अलावा, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। तो हमें ये पता है कि वो लड़की जो थी, लेडी जो थी, वो मेरे पास आई डरते हुए, कांप रही थी हल्की फुल्की, और वो मेरे अलावा बैठी थी या मेरे बगल में बैठ गई। ऑफ कोर्स बगल में बैठने की बात होगी, तो बिसाइड्स में से एस हटाना चाहिए था, आपको यहाँ पे बिसाइड लिखना चाहिए था। वह लेडी मेरे नजदीक आई थी डरते हुए और कांप भी रही थी हल्की फुल्की, और वो मेरे बगल में बैठ गई थी। तो बैठने के लिए बगल चाहिए, साइड चाहिए, अलावा नहीं चाहिए। नेक्स्ट 68, द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड ऑफ, चलेगा नहीं, बता चुका हूं, कंप्राइज का तो अर्थ ही होता है कंसिस्ट ऑफ। तो एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑफ क्यों लिख रहे हो भाई कंप्राइज के साथ? कंप्राइज मतलब शामिल होना, इंक्लूडेड। नेक्स्ट 69, नॉवल कंसिस्ट। अब देखो कंप्राइज का मतलब क्या था, कंसिस्ट ऑफ। तो अगले क्वेश्चन में देख लो, सिर्फ कंसिस्ट लिखा है, ऑफ कहां गया? या तो कंप्राइजेस करो या कंसिस्ट ऑफ करो। कोशिश करो कि जो शब्द लिखा है अगर उसी का सही वाला शब्द मिल जाए वो बेहतर है। तो कंसिस्ट के साथ ऑफ आती है तो वो ऑफ वाला लिख दो। अगर कंसिस्ट वाला ऑफ नहीं होता ये ऑप्शन में, तो फिर जाके आप कंप्राइजेस पे जा सकते थे, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ और कंप्राइज का अर्थ एक ही होता है, शामिल होना, इंक्लूडेड होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एंग्री, आज ही बताया। एंग्री फिर से याद दिला दूं, एनॉयड, वेक्स्ड, विथ भी लेता है, एट भी लेता है। अगर व्यक्ति से गुस्सा है तो विथ, किसी चीज से गुस्सा है तो एट। एंग्री अपॉन यू नहीं, एंग्री विथ यू करो। एंग्री विथ यू, व्यक्ति से है तो एंग्री विथ करिए। नेक्स्ट 71, बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली वेल। हिंदी के बगल में उसे बंगाली भी अच्छी आती थी, या हिंदी के अलावा उसे बंगाली भी आती थी? बगल में की तो कोई बात ही नहीं है, हिंदी के अलावा उसे बंगाली भी अच्छी आती थी। तो वहां पे बिसाइड नहीं, आज ही लिखा है, आज ही थोड़ा क्वेश्चन में हुआ बिसाइड। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा, तो हिंदी के अलावा उसे बंगाली भी आती थी। नेक्स्ट, मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव। अब हम जानते ही हैं एक वर्ड होता है, गवर्नमेंट बोलता है बीपीएल फैमिली। ये बीपीएल फैमिली का फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म था बिलो द पॉवर्टी लाइन फैमिली। बिलो द पॉवर्टी लाइन होता है, अंडर द पॉवर्टी लाइन नहीं होता है। बिलो, अच्छा स्टे का है, क्वेश्चन में तो लिव है तो लिव रहने दो।
मतलब 60% से ज्यादा जो भारत की जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे रहती है। तो से नीचे बिलो, से ऊपर अबव, के नीचे अंडर, के ऊपर ओवर। तुलना करोगे तो अबव बिलो, तुलना नहीं करोगे तो अंडर ओवर। जैसे अगर मैं कहूं मैं इस छत के नीचे हूं, छत से नीचे नहीं हूं, छत के नीचे, क्योंकि छत तो हमेशा हमारे ऊपर ही होगी तो हम उससे तुलना नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे आई एम अंडर दिस रूफ या सीलिंग, छत के नीचे। ठीक है, तुलना करोगे तो अबव बिलो, तुलना नहीं करोगे तो ओवर अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73. The ground was wet outside when I got up in the morning yesterday. It had been raining all in night. अब देख लो भाई, यहां तक अंडरलाइन है ना, यहां तक, यहां से इट हैड बीन रेनिंग ऑल इन नाइट, यहां तक है, नाइट से पहले तक। ठीक है, देख लो भाई, फ्रेज होती है तो ऑल नाइट या फिर द होल नाइट। ऑल इन नाइट तो बोल के कोई शब्द ही फिलहाल नहीं बना भाई, इसलिए ऑल इन नाइट नहीं, ऑल नाइट। तो बस इन हटा दो, यहां देखो ये ठीक है। तो 73 का आंसर भी हो गया। नेक्स्ट 74. Last week sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. अब देखो भाई, इंडिकेशन है या फिर हिंट हो, दोनों सिनोनिम है। इंडिकेशन या हिंट के साथ ऑफ आता है किसी चीज के लिए, इंडिकेशन ऑफ या फिर हिंट ऑफ, किसी चीज का हिंट देना। इंडिकेशन फॉर नहीं होता है भाई, इंडिकेशन ऑफ होता है। इंडिकेशन फॉर को इंडिकेशन ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, इन द बैक साइड ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। आज ही बताया, बैक के दो अर्थ होते हैं, पीछे और दूसरा पीठ। पीछे की बात होगी तो एट, पीठ की बात होगी तो इन। तो हमारे घर के पीछे की बात हो रही है तो यहाँ इन नहीं, एट आएगा। एट द बैक साइड ऑफ आवर हाउस, मतलब हमारे घर के पीछे एक पत्थर का गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the city's excellent law and order development and its sophistical ability to fight on crime. Fight against, fight against something. किसी चीज के खिलाफ युद्ध होगा ना, फाइट ऑन क्राइम नहीं, फाइट अगेंस्ट क्राइम, जुर्म के खिलाफ लड़ाई। फाइट ऑन नहीं, फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट क्राइम, नॉट फाइट ऑन क्राइम। फाइट ऑन तो कोई शब्द ही नहीं बना। नेक्स्ट, द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड a resilient growth rate in gross domestic product of around 8% of the last 3 years. पिछले 3 सालों में 8%, पिछले 3 सालों के दौरान, ये मान लो 3 इयर्स है, ये आपका 3 इयर्स है, उस 3 सालों के दौरान, उस 3 सालों के दौरान 8% ग्रोथ हुआ। तो के दौरान, के दौरान के लिए आज दूसरी बार बता रहा हूं, यहां पे ऑफ नहीं, ड्यूरिंग करिए, या फिर 3 सालों में 8% हुआ है, वो भी कह सकते हो, तो इन लिखोगे, लेकिन आपके लिए ड्यूरिंग ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
Number 79. So the book is not yet available on India. अब भाई जो भी कंट्री है, कंट्री आ जाए या फिर कैपिटल आ जाए या फिर स्टेट आ जाए, कोई भी देश हो, राजधानी हो या राज्य हो, हम तो उसके साथ प्रीपोजिशन इन लिखते हैं। देश हो, राज्य हो, राजधानी हो, उसके साथ प्रीपोजिशन इन लिखा जाता है। तो वहां पे इंडिया के लिए ऑन लिखता है, कोई लॉजिक ही नहीं है। अवेलेबल इन इंडिया, नॉट ऑन इंडिया। नेक्स्ट 80. There was no one from America between the many tourists. अब देखो, जब बात दो की होगी तो बिटवीन लिखो, और जब बात दो से अधिक की हो, और मोर देन टू, हम उसके लिए अमंग लिखते हैं। ट्रेन में जो बहुत सारे टूरिस्ट में, उसमें कोई भी अमेरिका से नहीं था। तो दो की तो बात नहीं हो रही है, ट्रेन में तो हजारों टूरिस्ट हो सकते हैं, सैकड़ों हो सकते हैं। पहली बात तो बिटवीन को करिए अमंग, और टूरिस्ट में एस जोड़िए। आंसर सी हो गया, क्योंकि दो की बात होगी तो बिटवीन लिखोगे ना, दो से अधिक की बात है तब तो आपको अमंग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ही होगा। चलिए नेक्स्ट. Illegal sand mining in the peripheral areas of the district continues to remain a big problem for forest range officers. As yet another instance. अभी बताएं भाई, इंस्टेंस या फिर एग्जाम्पल आ जाए, इनके साथ ऑफ आती है समथिंग, किसी चीज का उदाहरण। इंस्टेंस मतलब ही उदाहरण, एग्जाम्पल ही होता है, दोनों के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ लिखते हैं। किसी चीज का उदाहरण, तो इंस्टेंस है, चीज है, उसके पहले ऑफ गायब है। इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग, जो अवैध रूप से जो खनन का जो उदाहरण है। नेक्स्ट. Banks are on the verge of facing a formidable challenge of bringing. अभी बात हुआ आज, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपको वर्ब लिखना है तो वो जेरंड फॉर्म में लिखो, और जेरंड मतलब होता है V1 प्लस ING। ये रहा प्रीपोजिशन, तो ब्रिंग नहीं, ब्रिंगिंग करिए। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब लिखना है उसे ING फॉर्म में ही लिखना होगा। नेक्स्ट. With a view to avoiding another caste conflict, the administration has deployed additional police force on the village. अब विलेज लिखा है भाई, विलेज के साथ तो इन आना चाहिए, और वैसे भी डिप्लॉय होगा प्लस इन प्लस प्लेस। डिप्लॉय का अर्थ होता है जब पुलिस या सेना की कहीं पे तैनाती की जाए तो हम डिप्लॉय के साथ प्रीपोजिशन इन लिखते हैं। या फिर विलेज से याद कर लो कि विलेज के साथ प्रीपोजिशन इन आती है, तो डिप्लॉय लिखा है तो विलेज के लिए ऑन नहीं, इन करिए। आंसर सी हो गया। ये जो डिप्लॉय वाले शब्द है ना, ये आपके क्लोज टेस्ट में SSC में 3 से 4 बार आए हैं। आप सोच सकते हो सर ये तो बैंकिंग का है, ध्यान रखना बैंक के जो 10-15 साल पुराने क्वेश्चन हैं वो आपके SSC के लिए और CPO के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। बस एग्जामिनर क्या करेगा, अगर SSC वाले कॉपी करते हैं तो ये 4 लाइन को 2 लाइन में शॉर्टकट मार के रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गलती वही रहेगी। नेक्स्ट. 34. माय फ्रेंड लिव्स एट अ ब्यूटीफुल हाउस. बात हो चुकी है, घर में रहने के लिए इन आता है। आज का ये तीसरा क्वेश्चन. लिव ऑन जिंदा रहना, लिव बाय सिद्धांतों पे चलना, लिव इन घर में या किसी जगह रहना, इसलिए घर की बात है तो इन होगा। नेक्स्ट. द एनिमल्स वुड नॉट हंट फॉर फूड, वुड हंट फॉर फूड and bring it to the lion, and the lion in then would distribute the food to all. अब देखो भाई, डिस्ट्रीब्यूट
या तो बिटवीन लेगा या फिर अमंग लेगा। दो की बात होगी तो बिटवीन, दो से अधिक की बात होगी तो फिर अमंग। डिस्ट्रीब्यूट द फूड टू ऑल, सभी जानवरों में बांटने की बात है। तो ऑफकोर्स सभी जानवर जो जंगल में होंगे तो वो तो सैकड़ों हजारों में होंगे, तो यहाँ दो की तो बात हो नहीं सकती है, टू नहीं, टू की जगह अमंग करिए। डिस्ट्रीब्यूट द फूड अमंग ऑल, ठीक है। नेक्स्ट 86, अनेबल टू कंट्रोल हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट thus jackal hauled at the top by, देखो ये तो फ्रेज है, at the top of, एकदम सबसे ऊंची आवाज में या सबसे ऊपर, सबसे ऊपर या सबसे ऊपरी चीज में, सबसे ज्यादा। एट द टॉप बाई लिखा है, इस बाई को हटाकर ऑफ कर दो। जैकल मतलब शियार, शियार जो था रात में अपने सबसे ऊंची आवाज में उसने मतलब आवाज निकाली थी। नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन द फार्मर वॉज रिवॉर्डेड, ये तो सिंपल है, रिवॉर्ड प्लस विथ प्लस समथिंग। कोई चीज जब किसी को इनाम में दी जाती है रिवॉर्ड विथ होता है, रिवॉर्ड प्लस विथ प्लस जो चीज है वो आती है। तो रिवॉर्डेड विथ, उस अवसर पे किसान को एक गाय अमीर व्यक्ति के द्वारा गिफ्ट किया गया था उसकी सेवाओं के लिए, तो रिवॉर्डेड विथ। तो आंसर तो आपका बी हो गया। नेक्स्ट, इन द ईव ऑफ द इलेक्शन, यहां भी फ्रेज है, फ्रेज होता है, फ्रेज होता है आपका ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ मतलब किसी चीज के अवसर पर, दी चीज के अवसर पर, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ, किसी चीज के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ। तो ऑन इन द ईव ऑफ कोई तो वर्ड ही नहीं है, वर्ड ही होता है ऑन द ईव ऑफ, किसी चीज के अवसर, ध्यान रखना है। इलेक्शन के अवसर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक सुरक्षा थी राज्य में, राज्य में बहुत ज्यादा राजनीतिक सुरक्षा थी। नेक्स्ट आइए, द अपोजिशन, अपोजिशन नहीं है ऑपोजिशन था, वो था विरोधी। The opposition disrupted proceedings in both houses of parliament for the second consecutive day. Above the, above क्यों, above तो किसी चीज से ऊपर होता है। विपक्ष ने संसद की कार्रवाई दूसरे दिन भी बाधित रखी, किसानों की दुर्दशा के बारे में जो बात थी, तो के बारे में, अबाउट के बारे में, या तो अबाउट लिख दो या फिर रिगार्डिंग लिखो से संबंधित। राइट मतलब दुर्दशा होता है, अबव मत लिखिए, अबव तो किसी चीज से ऊपर के लिए होता है, किसी भी चीज से जब ऊपर है तो हम अबव का प्रयोग करते हैं, अबव का कोई लॉजिक नहीं था। मतलब विपक्ष ने सदन की कार्रवाई दूसरे दिन भी बाधित रखी, किसानों की दुर्दशाओं के समस्याओं के बारे में बात करके। नेक्स्ट 90, in response to the growing crisis, the agency is urgently asking for more contribution to make up for its sharp decline in purchasing power. जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा चाय की चुस्की ली जाए। अभी जो मैंने चुस्की ली, ऐसे एक बार लिया, चाय पिया, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिप। एक बार जो ऐसे किया तो इसे हम सिप कहते हैं। लेकिन जैसे पानी उनी होता है गिलास में, एक बार करके गट 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 हम पी लेते हैं, तो उसे हम ड्रिंक कहते हैं।
कभी भी ये मत कहना कि आई एम ड्रिंकिंग टी, वो लॉजिकली गलत है, क्योंकि अगर ड्रिंकिंग बोलेंगे तो इतनी जो गर्म चाय है उसे एक बार गटगटा के पीना पड़ेगा, हमारा पूरा मुंह ही जल जाएगा। तो ध्यान रखना, चाय पीने के लिए टेकिंग टी, हैविंग टी, या फिर आई एम सिपिंग, ये सिप बाय सिप हम पीते हैं ना, एक ही बार में नहीं पी सकते। लेकिन पानी को हम ड्रिंक कर सकते हैं, शराब को भी चाहें तो एक बार में ड्रिंक कर सकते हैं। तो ड्रिंक लिक्विड, ड्रिंक वाटर, बट टेक टी, हैव टी या फिर सिप टी होता है, ध्यान रखना। ध्यान रखना है, हर चीज में इंग्लिश छुपी हुई है, बस उसे आपको थोड़ा सा ध्यान देते रहना है। चलिए भाई देख लेते हैं, डिक्लाइन से संबंधित ये क्वेश्चन है। डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन इन, डिक्लाइन ऑफ किसी चीज की कमी होना, डिक्लाइन इन चरित्र का पतन होना। कैरेक्टर खराब हो जाए तो डिक्लाइन इन, कोई चीज घटने या कम होने की बात है या पतन होना है तो डिक्लाइन ऑफ। डिक्लाइन इन नहीं, डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर, डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर। नैतिक पतन हो, चरित्र का पतन हो तो डिक्लाइन इन, और कोई घटने की बात है, साम्राज्य का पतन हो तो डिक्लाइन ऑफ। नेक्स्ट, in poor experience, the poor experience in neighboring countries which have implemented food stamp program should serve as a deterrent। देखो यहाँ पे deterrent है, deterrent मतलब बाधा, तो deterrent के साथ fixed preposition to आती है, deterrent के साथ fixed preposition to का प्रयोग करें, तो deterrent to होता है, deterrent on बोल के तो कोई शब्द ही नहीं होता है। चाय बहुत ही जबरदस्त है। चाय से ही मुझे एक याद आया कि पहले मैं शेरो शायरी बहुत ज्यादा करता था। जब शेरो शायरी बहुत ज्यादा करता था तो कभी कभी वो पुरानी आदतें जाती नहीं है, कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। तो चाय से एक शायरी याद आई, जैसा सुनिएगा, किसी लेखक का लिखा हुआ, किसी शायर का लिखा हुआ। उनके गालों का रंग चाय के जैसा था, के गालों का रंग चाय के जैसा था, फिर क्या, आंख बंद की और चुस्की ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड दैट एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर स्टेशंस is reducing life expectancy in the country in an average of, फिर यही फ्रेज मैक्सिमम फ्रेज वाले हैं, on an average, on an average फ्रेज होती है, ध्यान रखना, on an average, in an average तो कोई शब्द ही नहीं बना, इन को हटाकर on an average कर दो। on an average मतलब औसतन, एक एवरेज, on an average मतलब औसतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I may not be able to attend to the function, दस लॉजिक समझो, attend plus something, और एक होता है attend plus on plus someone। किसी चीज को अटेंड करना मतलब शामिल होना, अटेंड करने से शादी को अटेंड किया, शामिल होना, अटेंड करना, और अटेंड ऑन समवन मतलब तो किसी की सेवा करना, ध्यान देना, सेवा करना। शादी होती तो हम अटेंड करेंगे, शामिल होंगे, तो अटेंड टू द फंक्शन, अटेंड के साथ वैसे भी तो टू नहीं आ रही है, अटेंड द फंक्शन होगा, अटेंड द फंक्शन। और अटेंड ऑन का प्रयुक्त जैसे कि यू मस्ट अटेंड योर ऑन, यू मस्ट अटेंड ऑन योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज रिटर्न, फिर से वही फ्रेज, ऑन someone's
रिटर्न, तो किसी के आगमन पर, किसी के आगमन पर। तो ऑन रिटर्न एक फ्रेज होती है रिटर्न के लिए। एट हिज रिटर्न कोई शब्द ही नहीं है। ऑन हिज रिटर्न मतलब उसके आने पे, रिटर्न आने पे हमने उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। और जैसे कि ये क्वेश्चन स्टेनोग्राफर का है, तो बहुत सारे बच्चों ने, जब मैं रील्स देख के, उन्होंने कमेंट भी किया है कि सर स्टेनोग्राफर का भी प्रीवियस सर का आप सॉल्यूशन करवा दीजिए। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही जल्द आप मतलब इस चैनल पे आपको स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सब के प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश का सेक्शन है, मैं पूरी तरह से डिटेल में एक एक करके सॉल्यूशन कराता चला जाऊंगा। तो इसीलिए कहता हूं कि खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त यार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है, उन्हें कृपया आप जरूर बताना कि बकवास इंग्लिश चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बकवास इंग्लिश पे बकवास कुछ नहीं होती है, टू द पॉइंट लॉजिक में बात होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 95। द चीफ गेस्ट इंटर्ड इनटू द रूम। अब देखो इंटर का लॉजिक समझो। इंटर का तो मतलब ही होता है कम इनटू। कहने का अर्थ है कि इंटर के अंदर ऑलरेडी इनटू छुपा हुआ है, तो फिर आप इनटू क्यों लिख रहे हो? ये तो सुपरफ्लुअस हो गई, तो इसलिए इंटर के साथ इनटू मत लिखो। क्लियर होना चाहिए। 96 इज वेरी एंग्री ऑन अस। आज का ये तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ ये वर्ड लिख देता हूं, एंग्री विथ, एंग्री एट। किसी व्यक्ति से गुस्सा है तो विथ, किसी चीज से है तो एट। एंग्री ऑन अस नहीं, एंग्री विथ अस। एंग्री विथ समवन होता है किसी व्यक्ति से गुस्सा होना। नेक्स्ट, the Renaissance was a time to reawakening in both the arts and science। अब देखो भाई, कोई भी प्रीपोजिशन लिखते हो तो उसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के लिए होता है। ये रहा, देखो ये रहा प्रीपोजिशन और ये रहा कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के पहले प्रीपोजिशन कैसे लिख सकते हो आप? क्या करें सर, क्या करें? इस इन को यहां से हटाओ और बोथ के ठीक बाद लिख लो, क्योंकि देखो उसके बाद नाउन तो ठीक ही चल रहा है, द आर्ट्स। इन बोथ नहीं, बोथ इन कर दीजिए, बोथ इन आर्ट्स एंड द साइंस। इन का प्रयोग बोथ के ठीक बात करो, क्योंकि बोथ एंड कंजंक्शन है और कंजंक्शन के पहले हम प्रीपोजिशन नहीं लिखते हैं। प्रीपोजिशन सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखा जाता है। तो आंसर तो आपका सी हो गया। 98 A committee will be set up to explore the pros and cons। ये भी एक फ्रेज है भाई, pros and cons of, मतलब किसी चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, किसी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। तो प्रोस एंड कॉन्स ऑफ होता है, बाई नहीं। प्रोस मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट, कॉन्स मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स। नेक्स्ट 99 opportunities like these are not offered on every day। हम बात कर चुके हैं कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन के लिए होता है, और एक रूल भी लिखवाया आज कि एडवर्ब के पहले हम सामान्यतः प्रीपोजिशन नहीं लिखते। तो एवरी डे होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब एडवर्ब, और एडवर्ब के साथ प्रीपोजिशन नहीं लिख सकते आप। तो एवरी डे के पहले ऑन जो लिखा है उससे हटा दीजिए, सिंपल सा लॉजिक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लेट अस कांग्रेचुलेट हिम फॉर। हम बात कर चुके हैं, कांग्रेचुलेट लिखो या फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो। उसके ठीक बाद अगर व्यक्ति लिख रहे हो तो उसके बाद प्रीपोजिशन ऑन ही चलेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट या कांग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो कांग्रेचुलेट प्लस पर्सन, फिर फॉर क्यों लिख रहे हो, ऑन लिखो। तो ये रहा आपका प्रीपोजिशन के टॉप 100 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि बकवास इंग्लिश पे आपको इंग्लिश को लेकर कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना पड़ेगा,
यहाँ पे टू द पॉइंट इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी और स्पोकन इंग्लिश की भी वीडियो आने वाली है। तो बहुत तरह के ट्रिकी वीडियो भी आने वाले हैं, कुछ ट्रिक से भी समझाऊंगा। तो बहुत तरह की चीजें आएंगी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल इंग्लिश जिससे बच्चों को सीखना है, या आउटसाइड में हाउसवाइफ हो या बूढ़े लोग हैं या ऑफिस गोअर है जिन्हें इंग्लिश सीखना है, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। तो जुड़ना ना भूले बकवास इंग्लिश से। सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।